हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज जो हम करने जा रहे हैं, चूँकि कल अपना आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत का प्रश्न पत्र पेपर होने वाला है, तो उससे पहले हम ये जो पेपर देख रहे हैं ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर है और कक्षा 12 के लिए। इससे पहले हमने 2 पेपर तो देख लिए हैं, ये हमारा तीसरा प्रश्न पत्र है। और इस प्रश्न पत्र में आप देख रहे हैं, एक बात कॉमन देखी मैंने कि बहुत सारे, कम से कम 80% क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आप समझिए 80% क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और मैंने टोटल आपको ये 3 पेपर दिए हैं। तो ये तीसरे पेपर के साथ अगर आप कंप्लीट रिवीजन कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा पेपर आपको एग्जाम में मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छी तरह से याद करिएगा और कल आप मुझे बताइए कि इसमें से कितने क्वेश्चंस नहीं आए, क्योंकि पूरा आने वाला है तो 1-2 छोड़ करके बाकी सारे के सारे आएंगे। तो अच्छी तरह से आपको याद कर लेना और पूरा पेपर देख लेना है। मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उनको भी इसे देखने दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक एक करके हम सारे के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। ये जो प्रश्न है ना, ये तीनों प्रश्न पत्रों में पूछा गया है, हालांकि थोड़ा सा बदलते हुए। पहले ये पूछा गया था, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा भारत के एक भौतिक वैज्ञानिक थे और इन्होंने भारत में जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम था उसकी शुरुआत करी थी। इन्होंने ट्राम्बे में, महाराष्ट्र यानी बॉम्बे के ट्राम्बे में इन्होंने एक परमाणु ऊर्जा संगठन की स्थापना की थी, जिसे अभी फिलहाल अपन बार्क कहते हैं। बार्क से भी प्रश्न पूछा गया था कि बार्क क्या है, तो बार्क का पूरा नाम BARC बार्क, इसकी फुल फॉर्म होती है भाभा एटॉमिक एनर्जी सेंटर, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना करी थी। तो राइट आंसर रहेगा बच्चों होमी जहांगीर भाभा। और ये प्रश्न तीनों ही पेपर में आया है, इसका मतलब कल आने की पूरी संभावना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। और ये दूसरा प्रश्न भी तीनों प्रश्न पत्रों में आया है, तीनों अलग अलग प्रश्न पत्र में आपको करवा रहा हूं। ध्यान रखना कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है। बच्चों, हरित क्रांति भारत में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत में लागू की थी। इसके तहत कृषि क्षेत्र में जो आपके नए मशीनीकृत जो औजार थे उनका प्रयोग हुआ, रासायनिक खाद का प्रयोग हुआ और उत्तम किस्म के जो बीज थे उसका प्रयोग हुआ, कीटनाशकों का प्रयोग हुआ। उससे खाद्यान्न उत्पादन बहुत तीव्र गति से बढ़ गया था और सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा था वो गेहूं में बढ़ा था। और इसके शुरुआत भारत में करने वाले थे जो वैज्ञानिक थे वो थे MS स्वामीनाथन। याद रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा है और पूरी संभावना इस प्रश्न के आने की आ सकता है। MS स्वामीनाथन से पूछ सकते हैं या हरित क्रांति से पूछ सकते हैं। शुरुआत कब हुई थी अगर पूछा जाता है तो 1965 से 68 में हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी और सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का हुआ था, दूसरे नंबर पर चावल का हुआ था। तीसरा प्रश्न है कि भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। बच्चों, तीनों ही प्रश्न पत्रों में ये प्रश्न पूछा गया है और राइट आंसर है इसका सैम पैत्रोदा। अच्छी तरह से याद करके जाइएगा, निश्चित रूप से आपको इसमें से मिलने वाला है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर बच्चों तीनों पेपर आपने देख लिए ना, आपको मिल जाएंगे हमारे इस चैनल पे, तो 100% पेपर आपको मिलेगा पूरा का पूरा। चलिए नेक्स्ट है चौथा प्रश्न। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। ये प्रश्न भी तीनों पेपर में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 21 का। मैंने पहले भी बताया कि शिक्षा का अधिकार जिसे RTE अपन कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, और इसके तहत बच्चों 6 साल से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन सबको मूल अधिकार दिया गया है कि उन्हें शिक्षा जो है वो दी जानी चाहिए। तो उनके पेरेंट्स जो है वो उन्हें शिक्षा दिलवाएंगे, ये बच्चों का मूल अधिकार है। और इसी के तहत जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें 25% सीटें, जितने एडमिशन होते हैं उसकी 25% सीटों पर गरीब बच्चों को एडमिशन दिया जाता है जिनसे फीस नहीं ली जाती है। तो अगर प्रश्न बनता है कि जो 25% सीटों पर जो निःशुल्क एडमिशन दिए जाते हैं वो किस अधिकार के तहत दिए जाते हैं, तो वो है शिक्षा का अधिकार। ये 86वां संविधान संशोधन किया गया था भारत के संविधान में और अनुच्छेद 21 क में इसका उल्लेख जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है। ये बच्चों नया प्रश्न है, ये पिछले 2 प्रश्नों में नहीं पूछा गया था, पेपर में नहीं पूछा गया था। तो आप सभी को याद है कि हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार के तहत जिसकी आयु 18 साल हो जाती है उसे मत देने का अधिकार मिल जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। 18 वर्ष पूरे करते ही वो वोट दे सकता है।
और शादी की उम्र बच्चों आपको याद होगा, अगर यहाँ पर हालांकि नहीं पूछा जाएगा पर फिर भी याद रखना है, लड़की की उम्र है 18 साल और लड़के की उम्र है 21 साल। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप 21 वर्ष करके आ जाओ। वोट देने का अधिकार 18 वर्ष। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना था? थोड़ा समझिए इस प्रश्न को, ये प्रश्न तीनों ही प्रश्न पत्रों में पूछा गया है और आप हल्का सा अंतर है, आप तो हड़बड़ाहट में इसे गलत कर देंगे। पूछा है कि अधिनियम कब बना था, है ना, मनरेगा अधिनियम कब बना था? अधिनियम का मतलब संसद में कानून कब बना था? तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा अधिनियम बना था 2005 में। और अगला ही प्रश्न है ना कि मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ था, मतलब इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो पहले अधिनियम बनेगा उसके बाद ही तो शुरुआत होगी। तो अधिनियम 2005 में बना था और इसकी शुरुआत जो है 2006 में हुई थी। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि भारत और भूटान संधि कब हुई थी? आपको याद होना चाहिए कि 1949 में भारत और भूटान के बीच में मैत्री संधि हुई थी। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी और भूटान के बीच में ये संधि हुई थी 1949 में। भूटान भारत का एक पड़ोसी राष्ट्र है और भारत का सहयोगी भी रहा है शुरू से ही। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है सार्क जिसे हिंदी में दक्षेस भी हम कहते हैं, तो दक्षेस या सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न भी बच्चों हर पेपर में पूछा गया है, तीनों प्रश्न पत्रों में पूछा गया है। सार्क की फुल फॉर्म भी आ सकती है, ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एस फॉर साउथ, ए फॉर एसोसिएशन, साउथ ए फॉर एशियन और नेक्स्ट जो ए है उसका अर्थ है एसोसिएशन, फॉर रीजनल, आर फॉर रीजनल, सी फॉर कोऑपरेशन। तो ये दक्षेस है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन हिंदी में अगर पूछा जाता है तो। ये दक्षिण एशिया के 8 राष्ट्रों का एक संगठन है और इसमें ये एक आर्थिक और भू राजनीतिक संगठन है बच्चों। इसका जो सचिवालय है यानी हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल में है यानी नेपाल की राजधानी है और दक्षेस का सचिवालय जो है वो काठमांडू में है। अगर प्रश्न बनता है कि दक्षेस का सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है, क्योंकि इसमें 8 राष्ट्र हैं, इसमें भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है, इसलिए 8 राष्ट्र हो गए, पहले 7 थे। उसके बाद भूटान है, नेपाल है, उसके बाद फिर श्रीलंका है और मालदीव है। तो इस तरीके से ये 8 राष्ट्रों का एक संगठन है और भारत सबसे बड़ा राष्ट्र है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है कि भारत ने 1948 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो कूट नाम से बच्चों एक सैनिक कार्रवाई की थी। तो ये ऑपरेशन पोलो कूट नाम से भारत ने जो सैनिक कार्रवाई की थी वो किस रियासत में की थी? देश जब आज़ाद हुआ 1947 में तो कुछ रियासतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, अपने आप को स्वतंत्र रखने का जो है वो की घोषणा करी थी। तो भारत सरकार ने उन्हें समझाइश करके और नहीं माने तो वहाँ पे फिर सैनिक कार्रवाई करके उनको भारत में सम्मिलित किया था। तो ये ऑपरेशन पोलो जो था बच्चों ये हैदराबाद रियासत में भारत सरकार ने इसे चलाया था और इस बलपूर्वक बल का प्रयोग करके जो है वो इस रियासत को भारत में शामिल किया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब, हैदराबाद रियासत ऑपरेशन पोलो, यानी एक इसे पुलिस कार्रवाई भी कहा गया था बाद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक को कहा जाता है रिक्त स्थान। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? मैं बता दूं बच्चों, श्वेत क्रांति जो है ना ये दुग्ध उत्पादन के लिए शुरू की गई थी। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है और वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। लिख देना आप, वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है रिक्त स्थान है का आविष्कार रेमेड सैमुअल टॉमलिंसन ने किया था। तो रेमेड सैमुअल टॉमलिंसन ने बच्चों ईमेल का आविष्कार किया था। ई कैपिटल लेटर में हम लिखेंगे E-MAIL मेल। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो टॉमलिंसन ने किया था। ये प्रश्न भी पूछा गया तीनों पेपर में और ऊपर वाला प्रश्न श्वेत क्रांति वाला भी पूछा गया है। नेक्स्ट है ये नया प्रश्न है, आधार में अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है। तो जो बच्चों आधार कार्ड होता है उसमें टोटल 12 अंक होते हैं। 12 अंकों की एक संख्या होती है, वो विशिष्ट एक पहचान संख्या होती है। प्रत्येक नागरिक का अपना एक आधार नंबर होता है, अलग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश सन को अस्तित्व में आया रिक्त स्थान। तो बांग्लादेश बच्चों 1971 को अस्तित्व में आया था। उससे पहले वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1947 से पहले वो भारत का हिस्सा था और
1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान नाम से जाना गया था। 1971 में जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 में, और उस समय फिर बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, उससे बांग्लादेश नाम दिया गया था। और ये जो युद्ध हुआ था 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। आगे हम इसके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार किया। अभी अभी हमने देखा, यहाँ पे आप देखेंगे सैमुअल टॉमलिंसन। ये जो प्रश्न है ना, दूसरा प्रश्न ईमेल का आविष्कार रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने किया था। तो यही आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। फिर देखो इसरो का पूछा है, तो बच्चों इसरो की स्थापना जो है वो 1969 में हुई थी। अब कई बार ये तीनों पेपर में ये प्रश्न आया और कुछ बच्चे बार बार कह रहे हैं सर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। मैं फिर से बता देता हूँ कि 1962 में जो है ना, एक भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना हुई थी 1962 में, और 1965 में उसी का पुनर्गठन करके 1969 में, 65 में नहीं, 1969 में उसी को पुनर्गठित करके जो है बच्चों ये बनाई थी, इसरो की स्थापना की थी। ठीक है, इसरो जो एक अंतरिक्ष अनुसंधान भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जो रॉकेट लॉन्च करने और अंतरिक्ष से संबंधित सारे काम जो है वो संभालती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला तीसरा प्रश्न है हमारा कि शिमला समझौता कब और किन किन के मध्य हुआ था। तो बच्चों शिमला समझौता मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। 1971 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद 1972 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में ये समझौता हुआ था। उसमें भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है वो इस पर हस्ताक्षर किए थे। इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और समझौता हुआ था जिसे ताशकंद समझौता कहते हैं, जो 1966 में हुआ था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद में 1966 में उज्बेकिस्तान में जो है ये समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में होता। उज्बेकिस्तान उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल की पैदावार सर्वाधिक बढ़ी थी। तो गेहूं की पैदावार सर्वाधिक बढ़ी थी और हरित क्रांति 1965 से 68 में भारत में हुई थी। इसमें उन्नत किस्म के औजारों का प्रयोग हुआ था, रासायनिक खाद्य का प्रयोग हुआ था, कीटनाशकों का प्रयोग हुआ था और अत्यधिक पैदावार जो है वो बढ़ी थी। गेहूं सबसे ज़्यादा और उसके बाद दूसरे नंबर पर चावल। नेक्स्ट है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है। तो जीएसटी का पूरा नाम बच्चों गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है, इसे हम अच्छी तरह से मैं आपको बता दिया है। ये दुग्ध उत्पादन में, देश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने या विश्व में प्रथम स्थान पर लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड नाम से इस श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। वर्गीस कुरियन जो है वो इसके प्रणेता माने जाते हैं। उन्हें मिल्क मैन के नाम से भी जाना जाता है। सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको, एक ही वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप इस वीडियो को, क्लास को बार बार देखिएगा। जितनी बार ज़्यादा देखेंगे आपके सारे के सारे प्रश्न बढ़ेंगे। ध्यान रखना, कल आप मुझे जब एग्जाम दोगे ना उस समय याद करोगे कि सर ने बिल्कुल सही बताया था। चलिए नेक्स्ट है, 7वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का सूत्रपात किस स्थान से हुआ था। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। भारत में पंचायती राज का सूत्रपात राजस्थान से हुआ था। आपको बता दूं 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागौर जिले के बागड़ी गांव से भारत में पंचायती राज की सूत्रपात हुई थी। पंचायती राज से तात्पर्य है कि आपने देखा जो जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पर हमारा जो खंड स्तर पर और साथ ही साथ पंचायत स्तर पर जो वो सरपंचों के चुनाव होते हैं खंड स्तर पर, तो ये जो त्रिस्तरीय जो ढांचा है इसकी शुरुआत राजस्थान के बागड़ी गांव जो कि नागौर में पड़ता है 2 अक्टूबर 1969 को हुई थी। याद रखना है आपको, लिख लीजिए। अगर कुछ चीजें आपको याद नहीं रहे तो नोट करिए, ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, मैं जोर देकर के बार बार आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। बच्चों 2024 की स्थिति, लेटेस्ट स्थिति के अनुसार भारत में फिलहाल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसे अपन कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद होगा 1999 में पाकिस्तान ने भारत का जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, जो कारगिल वाला इलाका है, वहाँ पे उन्होंने चुपके से जो है वो अधिकार कर लिया था। तो भारतीय सेना ने तकरीबन 3 महीने चले युद्ध के बाद उन्हें शिकस्त दी थी, पराजित किया था, उन्हें वहाँ से खदेड़ा था, कारगिल को आज़ाद कराया था। और इस विजय के अवसर पर भारत में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। याद रखना 26 जुलाई। और ये कब हुआ था, कारगिल युद्ध कब हुआ था अगर पूछा जाता है तो 1999, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों अमूल से है कि अमूल से रिलेटेड है। अमूल क्या है बच्चों? अमूल जो है ये दुग्ध सहकारी आंदोलन है। दुग्ध उत्पादन के लिए गुजरात में चला है ये, और बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो गुजरात आगे बढ़ा है इस क्षेत्र में। तो ये दूध से रिलेटेड है। नेक्स्ट है बच्चों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भारत सरकार ने बच्चों स्टार्ट किया था 1987 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए, या प्राथमिक शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए जो है वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया था। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI जिसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सरकारी कार्यालयों से या प्राइवेट जो संस्थान होते हैं वहाँ से एक फॉर्म दे करके एक निर्धारित जो अवधि होती है उस अवधि में सूचना ले सकता है। उसकी कुछ फीस होती है, जो फीस जो है वो जमा करा करके और कोई भी सूचना मांग सकता है। नेक्स्ट है मोतियों की माला नीति से क्या अभिप्राय है? बच्चों मोतियों की माला नीति जो है वो चीन की एक नीति है, और इसके माध्यम से चीन जो है वो समुद्री मार्ग पर अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है, हर क्षेत्र में जो है वो मजबूत बना रहा है। तो इसे मोतियों की माला कहते हैं। अब देखो बाकी जो मैं ना प्रश्न आपको एक बार बता देता हूँ, और लगभग वही प्रश्न है सारे के सारे जो हमने अभी वीडियो देखे हैं। जैसे भारत में हरित क्रांति पर टिप्पणी लिखी है, मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया। फिर है ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या तात्पर्य है, फिर है विमुद्रीकरण पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए, फिर है कि चकबंदी से क्या तात्पर्य है, आधार कार्ड की मुख्य 3 विशेषताएं, उदारीकरण बताइए, भूदान आंदोलन, ये प्रश्न बार बार पूछा गया, 1, 2, 3 समझौता क्या है, नोटबंदी के बारे में है, भारत में भूमि सुधारों के उद्देश्य, कावेरी नदी जल विवाद, ये कावेरी वाला बार बार पूछा जाता है बच्चों। उसके बाद फिर पूर्व की ओर देखो नीति, पंचशील समझौता जो भारत और चीन के बीच में हुआ था। उसके बाद फिर बड़े प्रश्न है बांग्लादेश के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया था। आपको याद होगा भारत में 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद है RT अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन, है ना, उसके बारे में आपको लिखना है, या फिर आप लिख सकते हैं ऑपरेशन शक्ति और साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और फिर है भारत और पाकिस्तान और भारत और चीन के मध्य वर्तमान विवाद के मुद्दे कौन कौन से हैं, या फिर आप मनरेगा और गुट निरपेक्षता की भारत की विदेश नीति के बारे में। तो ये हमने तीसरा प्रश्न पत्र है बच्चों, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और हमारी बाकी सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस आएगी, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स की क्लास आएगी। तो आप लोग जो है वो ज्वाइन करते रहें, इसी चैनल पर आपको मिलेगी। कल जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल करवाएंगे आपको, आप रेडी रहिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।